नमस्कार। आज के क्लासरूम डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स के बारे में, ज्योतिषीय गणित। प्योर मैथ्स की सबसे रिफाइंड ब्रांच है, जिसमें हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे और भी वीडियोस पहले अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ क्लासरूम डिस्कशन के दौरान देखा गया कुछ न्यू कॉमर्स स्टूडेंट बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे कैलकुलेशंस में, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान से देखें। डिस्क्रिप्शन बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, और ध्यान से देखें तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर इस आकाश को, जो कि एक स्फेरिकल को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम 12 टुकड़ों में बांटे, बराबर टुकड़ों में, 12 भागों में बांटे, तो हमें जो पोर्शन प्राप्त होता है उससे ही हमें काम पड़ता है। और इस आकाश के मैप को, पूरे आकाश को हम एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में ऐसे डालेंगे, जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम है। इसमें आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें डायगोनल, और एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, और उसके बाद एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर दें। इस तरह से ये जो फिगर उभर के आती है, फिगर नंबर 2, ये यूनिवर्स है, और ये फिगर नंबर 1 है। इससे हमें कोई काम नहीं, कुछ इस यूनिवर्स को हमने यहाँ निकाल लिया अपनी कैलकुलेशंस के लिए। आगे सारी कैलकुलेशंस इसी तरीके से की जाएंगी, ध्यान रखें। इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे आकाश को हमने इस तरह से 12 हाउस में 12 इक्वल घरों में बांटा है, जिसकी संख्या स्टार्ट होगी सबसे पहले यहाँ से 1, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और नंबर 12। पूरे यूनिवर्स में 12 इक्वल पार्ट्स के घर हमने बना लिए, जिनको आगे चलकर हम हाउस कहेंगे। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है कि जब भी किसी नेटिव का जन्म होगा पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी, किसी भी रीजन में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, हमें बस 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात जन्म का स्थान। प्लेस ऑफ बर्थ से हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जानकारी मिलती है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, DOB, जिस तारीख को जन्म हुआ है। और तीसरा है टाइम ऑफ बर्थ, मॉर्निंग है, इवनिंग है। और कोशिश करें कि एग्जैक्ट टाइम लें, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हमने पहले क्लासेस में बता चुके हैं, जिन लोगों ने लेट एडमिशन लिया है उनके लिए बता दें कि आगे चलकर कवर की जाएगी। टाइम ऑफ बर्थ, पूरी की पूरी कैलकुलेशन इस पे डिपेंड करती है। टाइम ऑफ बर्थ, अगर आपने 1 मिनट तो छोड़िए, 1 सेकेंड की गड़बड़ी कर दी तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा आपका। टाइम ऑफ बर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इस फैक्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सिड्रल टाइम, एक्सेट्रा। और जो मेन चीज़ है, हमें एक्चुअल सनराइज लेना होगा, आगे चल के हम बताएंगे एक्चुअल सनराइज। मान लीजिए किसी आदमी का जन्म इंडिया के मैसूर शहर में दिन के 8:12 पर हुआ है, तो हमें 8:12 का टाइम जो है एग्जैक्ट वो नहीं लेना है,
उस दिन सूर्य उदय उज्जैन में कितने बजे हुआ था? एक्चुअल टाइम ऑफ सनराइज। उस लेने के बाद हमें कुछ हल्का सा कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद आपका ये एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। ये बात का कैलकुलेशन हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले इस नक्शा को समझें। तो किसी भी नेटिव की जातक की कुंडली बनाने के लिए, उसका जन्म का पूरा बायो डाटा बनाने के लिए, कच्चा चिट्ठा बनाने के लिए हमें इस मैप की जरूरत पड़ेगी, जिस मैप का नाम, दरअसल ये मैप जो है किसी जातक के जन्म के समय आकाश में हमारे पास जो 9 प्लैनेट होंगे, उन प्लैनेट की जो पोजीशंस है, कितने डिग्री पर, कितने मिनट पर और कितने सेकंड्स पर है, उनकी जो सही स्थिति है वो बताया जाता है। इससे मालूम चलता है। हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस रखी गई है, ध्यान से देखें। इसमें एक बात याद रखें कि किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है तो जो सबसे पहली बात आती है, उसके जन्म के समय, चाहे वो जन्म दिन के समय हो या रात्रि के समय हो, पूरब दिशा में जो राशि होती है क्षितिज पर, हॉराइजन पर, उस राशि को यहां लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो, ये कभी 5 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे नंबर 5 आया तो आप 6, 7 एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। क्लियर? लेकिन हाउस वही रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। हाउसेस सेम रहेंगे। नंबरिंग गलत हो सकती है, सॉरी गलत नहीं, नंबरिंग की पोजीशन अलग हो सकती है। कई बार ऐसा यहां से तो यहां 2 बैठ जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12। क्लियर? और सबसे पहली बात हम ये बता दें कि इस घर में जैसे कि हम जिस घर में रखते हैं, तो हमारे घर में एक रसोई घर होती है नॉर्मली, एक ड्राइंग रूम होती है, एक गेस्ट रूम होती है, एक स्टोर रूम होती है जहां पे हम बेकार के सामान रखते हैं। वैसे ही जो हमने यहाँ पे लग्न कुंडली बनाई, इसे हम कहेंगे, इसका आगे से नाम देंगे हम लग्न कुंडली। लग्न इसलिए कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में हमारे 12 प्लेनेट में से कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पर है, ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन है, वो मिल जाता है हमें पंचांग से। नए ज्योतिषों को कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्योर मैथ से उनका साबका बहुत कम पड़ता है, और जब से कंप्यूटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है। लेकिन प्रेडिक्शंस कभी भी आप याद रखें, कंप्यूटराइज ना लें, क्योंकि जितने भी लग्न होंगे सभी लोगों की कैलकुलेशन एक ही निकलेगी। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जिस प्रकार संसार में किसी भी 2 मनुष्य की फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही 2 लोगों की कुंडली यानी कि 2 लोगों का भाग एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। भले ही 2 आदमी एक ही हॉस्पिटल में एक ही टाइम पे एक ही जगह पैदा हुए हैं, दोनों की राशियां भी सेम हो सकती हैं, फिर भी दोनों के भाग्य में बहुत ही अंतर होगा। ये आगे चलकर अध्ययन के क्रम में हम पाएंगे। और गणितीय ज्ञान आपका विस्तृत होना चाहिए सही कुंडली फलादेश के लिए, और फलादेश ना करें तो बेहतर है,
सिम्टम्स, 2-3 चीज़ों की फलादेश कभी नहीं करें, तो आगे चल के बताया जाएगा। जैसे टाइम ऑफ डेथ ना बताएं, दुर्घटना इत्यादि जो चीज़ें वाइब्रेशंस के दौर के बाहर की चीज़ें होती हैं उन्हें ना बताने का जो रस्म है उसे पूरी तरह पालन किया जाए। इस क्लास में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बेहतर इस प्रेडिक्टिव साइंस के विशेषज्ञ बनने की क्षमता मैं देख रहा हूँ, बट गुजारिश है कि अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो कृपया दायरे में रहें। ज्ञान का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करें। तो हर एक घर को हमने कुछ पोर्शन में बांट दिया है, हर एक घर का, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुछ लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये मैथमेटिकल दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है क्लासरूम के लिए। हम आगे के वीडियोस में डिस्कशन को आसान करने की कोशिश करेंगे और आसान रखेंगे ही, ताकि जो लोग स्वयं से ज्योतिषी सीखना चाहते हैं हमारी द्वारा ऑन एयर की गई इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। गणितीय ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कैलकुलेशंस मिल जाती है कंप्यूटराइज्ड। पहला घर जो होता है वो आदमी स्वयं होता है, इसका नाम आप देंगे तन। सेकेंड हाउस में पैसे के बारे में बात किया जाता है मुख्य रूप में। थर्ड हाउस जो है ये पराक्रम के बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है। चौथा हाउस आपकी माता के बारे में बताएगा। पांचवा पुत्र होता है। छठा आपके शत्रु, रोग, ऋण, डेब्ट, इनके बारे में बताएगा। सातवां हाउस अगर आप यहाँ हैं तो ठीक 180 डिग्री के एंगल पर सातवां घर जो है आपके स्पाउस का घर होता है, अर्थात आपकी पति या पत्नी का घर होगा। अगर यहाँ पे कुंडली में कोई पुरुष आदमी का है तो इसकी पत्नी का घर होगा, अगर पत्नी का है तो ये पुरुष का घर होगा। तो ये दोनों मतलब ये आपकी माँ और यहाँ पे आपकी पत्नी, वाइफ है, जिसको स्त्री या भाड़िया भी कह सकते हैं। आठवां हाउस जो है एज, आयु को दिखाता है, उम्र बताता है। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, आपका धर्म है, पिछले जन्म से आप क्या लेकर आए हैं, ये नाइन्थ हाउस बताता है। और 10th हाउस आप इस जन्म में क्या काम करेंगे, ये कर्म के बारे में बताएगा। और 11th हाउस आपकी इनकम बताता है कि आप इनकम आपको कहाँ कहाँ से आ रही है। और 12th आपने इनकम कर लिया तो खर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए। 12th नंबर ये जो एक्सपांस है ये व्यय का घर है। क्लियर? खर्चा और हर एक घर का एक मालिक दिया हुआ है, याद रखें। पहला घर आप, धन। दूसरा घर पैसे के संबंध में धन, पराक्रम, माता, पुत्र, शत्रु, रोग, स्त्री। 8वां घर उम्र, 9वां घर भाग्य, 10वां घर कर्म, 11वां घर आय और 12वां घर व्यय के बारे में बताया। और प्रत्येक घर में एक राशि निर्धारित है। वो राशि कुछ इस तरह से होगी कि पहला घर 1 नंबर राशि का मतलब कभी भी लिखा हो तो आप समझ जाएं कि ये मेष राशि है। और इसका जो मालिक होता है इस मेष राशि का, अगर मान लिया जाए इसमें 1 नंबर है लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि एक ही हो, लेकिन नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि इस घर में कोई भी है, ये वृषभ राशि है, बैठे कोई भी है, ओरिजिनलिटी में ये वृषभ राशि की 1 नंबर जो है मेष राशि का घर होगा। और इसका जो लॉर्ड है, इसका जो मालिक है, ये राशि संचालित होती है मार्स अर्थात मंगल ग्रह से। नंबर 2 वृषभ राशि, सेकेंड हाउस में इसके स्वामी शुक्र हैं।
तीसरा घर मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध होंगे। चौथा घर कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा। पांचवा घर सिंह राशि, लियो, और इसके स्वामी सूर्य माने जाते हैं और है ही। छठा घर कन्या राशि, यहां बुध है। सातवां घर तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र हैं। आठवां घर जो है वो आपके लिए वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन, स्वामी मंगल। 9th नंबर जो है वो धनु राशि है, सैजिटेरियस, इसके स्वामी है बृहस्पति, शॉर्ट फॉर्म। 10वां है मकर, कुंभ, एक्वेरियस। 11वां मकर के बाद कुंभ आती है और इसके दोनों के स्वामी जो है शनि ग्रह है। और 12वीं राशि मीन राशि, इसकी शनि ग्रह है, इसके मालिक जो है बृहस्पति है। क्लियर? इसके बाद में पढ़ेंगे अब कौन सा ग्रह किस पे ज्यादा फोर्स करेगा। बड़ा इजी है बाबू, इन्हें समझना तो ध्यान से समझें तो ज्योतिष को समझना बड़ा आसान चीज है। और आपको याद रखना होगा कि 1 नंबर कहीं भी लिखा हो तो समझ जाए कि मेष राशि है और उसका मालिक मंगल है। क्लियर? वैसे 5 नंबर कहीं लिखा हो तो समझ जाएंगे कि सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है। 6 नंबर अगर कन्या लिखा हो तो उसकी राशि बुध है। इस प्रकार से आप कुंडली को समझने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में हमने बस इतना ही बताया है। घर की जानकारी दी है, हाउस की जानकारी दी है, और किस हाउस का मालिक कौन होता है वो देख लें। और अगली वीडियो में बहुत जल्द ऑन एयर हो जाएगी, जिसमें हम सबसे पहले मैथमेटिकल बहुत शॉर्ट में समझाएंगे और जो तो समझना बड़ा आसान है, डिटेल्स इतनी जरूरत नहीं है। हमारी सेकेंड वीडियो आएगी जो कि इसी का एक एक्सटेंशन पार्ट होगा। अभी समय अभाव के कारण हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे हैं। कृपया फीडबैक दें, देखें और ध्यान रखें और हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखें और ज्योतिष को समझकर अपने जीवन को बेहतर और सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।